हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश जो कि न केवल हमारा एक अहम पड़ोसी है बल्कि एक ऐसा राष्ट्र भी है जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला दुनिया का प्रथम राष्ट्र था। एक ऐसा राष्ट्र जिसने मजहब से ऊपर अपने भाषाई एवं सांस्कृतिक आधार को अहमियत देते हुए खुद को पाकिस्तान से अलग करने के लिए एक बहुत ही संघर्षशील युद्ध लड़ा, जिसे बांग्लादेश मुक्ति संग्राम कहा जाता है, जिसमें भारत ने उसकी मदद की। इसलिए भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अहम भी हैं, लेकिन इसमें कई उतार चढ़ाव भी देखने में आए, खास की पिछले कुछ 20-22 सालों में। जबकि बांग्लादेश के अंदर जो इस्लामिक आइडेंटिटी है उस पर बहुत फोर्स रहा, लेकिन पिछले 5 सालों में रिलेशनशिप में काफ़ी बेहतरी आई, खास करके शेख हसीना के दौर में, जिन्होंने बांग्लादेशी के ऊपर बंगाली आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं प्रेफर देने की कोशिश। जो बांग्लादेशी नेशनलिज्म वर्सेस बंगाली नेशनलिज्म है, हम उस पर डिस्कस करेंगे और ये चीज़ उसको क्लेरिफाई करेगी क्यों इंडिया बांग्लादेश के रिलेशनशिपों में प्रॉब्लम आई और किस तरह से बांग्लादेशी जो आइडेंटिटी है वो एक प्रॉब्लम है इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप्स में। तो पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश एक अहम मुल्क है जो कि दक्षिण एशिया में, हम सब जानते हैं क्योंकि हमारा रीजन और हमारा पड़ोसी है। बांग्लादेश की हम बात करें 16 करोड़ की इससे ज़्यादा की आबादी का मुल्क है, जिसका एरिया तकरीबन 1,49,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि भारत के 32 लाख जो लगभग स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उससे काफ़ी कम है। खास बात जो बांग्लादेश को बनाती है, बहुत ज़्यादा कल्चरली होमोजीनियस इलाका है। होमोजीनियस से मेरा मतलब ऐसा इलाका जहाँ पर एक खास नस्ल के लोग, एक खास मजहब से ज़्यादा मैं आप फोकस कर रहा हूँ रेस के लोग, जो एक लैंग्वेज, एक कल्चर, एक आइडेंटिटी से बंधे हुए हों, वो रहते हो। देखिए, यहाँ की बात समझनी होगी। राष्ट्रों के बनने के पीछे कई कारण होते हैं। राष्ट्रवाद कई तरह के हो सकता है। एक नस्लीय राष्ट्रवाद जिसे हम एथनिक नेशनलिज्म कहते हैं, लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म कहते हैं, हम रिलीजियस नेशनलिज्म कहते हैं, हम लोग कल्चरल नेशनलिज्म कहते हैं। कई तरह के नेशनलिज्म हो सकते हैं। बांग्लादेशी क्रिएशन के पीछे जो एक अहम, जो मैं कहूँगा फोकल पॉइंट था, वो उसकी कल्चरल और एथनिक आइडेंटिटी थी, जो कि बंगाली थी, लैंग्वेज थी। बांग्लादेश नहीं बनता अगर उर्दू वर्सेस बंगाली का इशू, जो कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के अंदर उठा, वो अगर पीसफुल, जिस तरह इंडिया ने मल्टीलिंगुअलिज्म को एक्सेप्ट किया, अगर उस समय की पाकिस्तानी गवर्नमेंट शायद से एक्सेप्ट कर लेती और ईस्ट पाकिस्तान के साथ, जो कि ईस्ट पाकिस्तान उस समय का ईस्ट बंगाल था, उसके साथ भेदभाव नहीं करती, तो शायद आज बांग्लादेश इस दुनिया में नहीं होता। हम बांग्लादेश की बात करें, 90% आबादी यहाँ की मुसलमान है, 8% के आसपास हिंदू हैं, जो कि काफ़ी कम भी हुए हैं गुज़िश्ता सालों में। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जो कि हिंदुस्तान बांग्लादेश के रिलेशनशिप पे भी इम्पैक्ट डालते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदूज़ की जो प्रजनन दर है वो मुसलमानों से कम है, जो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन एक बड़ा अहम कारण पिछले कुछ सालों में, बल्कि मैं कहूँ कुछ सालों में नहीं, अगर आप 1947 से इसको देखते हैं तो एक चरणबद्ध तरीके से वहाँ हिंदुओं की आबादी कम हुई और काफ़ी बड़ी तादाद में हिंदू माइग्रेट की हैं टुवर्ड्स इंडिया। अब इसे कई सारे रीज़न हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। मुश्किल 0.6 to 0.8% बुद्धिस्ट हैं, जो कि ज़्यादातर चित्तागोंग जो हिल का इलाका है जहाँ एक समय इंसर्जेंसी थी और जो किसी समय शायद इंडिया को मिलने वाला था, और 15 अगस्त को वहाँ इंडिया का झंडा भी लहरा दिया गया था, उस ज़िले में है। क्रिश्चियंस हैं जो अर्बन एरियाज़ में स्कैटर्ड हैं। जो बंगाल की हम बात करते हैं, जो बांग्लादेश की बात करते हैं, कभी एक अलग इलाका नहीं था। ये एक लार्जर बंगाल जो आइडेंटिटी है, जो कि अलग अलग डायनेस्टी, चाहे वो पाल हो, चंद्र हो, चाहे सेना डायनेस्टीज हो, इनके दौर में डेवलप हुई। जो एक बंगाली आइडेंटिटी निकल कर आती है, बंगाली नेशनलिस्ट आइडेंटिटी निकल के आती है, बंगाली लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी निकल कर आती है, वहाँ से बंगाल का जन्म होता है। बंगाल हिंदुस्तान का एक अहम तरीन सूबा था, लेकिन जो हम कहते हैं ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वो कैसे निकला? देखिए, जो वेस्ट का इलाका ये प्रीडोमिनेटली हिंदू मेजॉरिटी है, और जो ईस्ट का इलाका है बंगाल में, जो आज का बांग्लादेश है, ये जो है प्रीडोमिनेटली मुस्लिम है। इसके कई कारण है। देखिए, जब आप 13वीं सेंचुरी 12वीं सेंचुरी में जब ये इलाका दिल्ली सल्तनत के अंदर आता है, उस ज़माने में यहाँ पर इस्लाम का बोलबाला पड़ता है, जिसमें सबसे अहम रोल था शाहजलाल करके एक सूफी सेंट हुए, जो उस ज़माने में तुर्की से चलते हुए आए। उन्होंने पहला क़याम पाकिस्तान के अंदर किया, उच्च शरीफ में, और वहाँ से वो इधर आते हैं, कहाँ? हमारे आज के बंगाल में, और यहाँ पे इस्लाम को फैलाते हैं। अब इसमें कई थ्योरीज़ हैं कि इस्लाम तलवार से फैला, सूफी ऑर्डर से फैला, लेकिन जो भी रहा, जो ज़्यादातर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो नामशूद्र थे या वो लोग थे जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से परेशान थे, उनमें काफ़ी बड़ी तादाद में उस समय इस्लाम को एक्सेप्ट किया, क्योंकि उन्होंने शायद एक बराबरी की उम्मीद उस रिलीजन में दिख रही थी उस दौर में। हालांकि इस्लाम भी हिंदुस्तान का जो क्लेम करता है कि इस्लाम में कास्ट नहीं होती, बट अगर आप हिंदुस्तान के इस्लाम को देखें तो आपको यहाँ खुलेआम कास्टिज्म दिखेगा। तो वो चीज़ यहाँ भी दिखी, तो जो कई लोग गए सोशल जस्टिस का सोच के, उन्हें वहाँ भी नहीं मिला। खैर जो भी था, इस कारण बंगाल के काफ़ी बड़े हिस्से में इस्लाम का बोल बोला हुआ। इवन असम के अंदर भी काफ़ी बड़े इलाके में, सिलहट के अंदर, इन सब इलाकों में इस्लाम का बोलबाला फैला, और ये इलाका प्रीडोमिनेटली मुस्लिम हुआ। बाद में इस पर मुग़लों का कब्ज़ा हुआ।
औरंगज़ेब के दौर में जो यहाँ पर देखा जाए, औरंगज़ेब के बाद के दौर में यहाँ पे जो उनके सूबेदार थे, जिन्हें हम बंगाल के नवाब के तौर पे जानते हैं आज के तौर पे, उन्होंने अपने आप को एक सेमी इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे स्टैब्लिश किया। और याद रखिए, बंगाल उस समय सबसे रिच स्टेट्स में से एक था। हिंदुस्तान की जो उस समय की टोटल जीडीपी थी उसका तकरीबन 50% हिस्सा इस सूबे से निकलता था। और ये जो सूबे की मैं बात कर रहा हूँ उसमें उड़ीसा का काफ़ी इलाका, बिहार का इलाका, असम का इलाका, बंगाल का पूरा इलाका, आज का बांग्लादेश, सब आता था। ये बहुत रिच था बिकॉज इनके पास जूट था उस दौर में, उस समय इनके पास कॉटन था, इनके पास सी ट्रेड के लिए पोर्ट्स थे, इनके पास चित्तागोंग का पोर्ट था, कॉस बाजार का पोर्ट था, कैलकाटा का पोर्ट था, प्रॉस्पेरिटी थी, यहाँ से फॉरेन ट्रेड होता था, यहाँ पे पुर्तगीज़ की फैक्ट्रीज थी, यहाँ पे डच की फैक्ट्री थी। ब्रिटिशर्स आते हैं, चेंज होता है जब ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई होती है 1757 की बैटल ऑफ पलासे, जिसके अंदर बंगाल के नवाब हारते हैं और बंगाल में डायर की, जो हम कहते हैं डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आती है, और बंगाल की जो दीवानी थी वो मिल जाती है ब्रिटिशर्स को। यहाँ से हम बात करें तो जो हम कहते हैं कि जो प्रेसिडेंसी ऑफ जो फोर्ट विलियम है, जो कलकत्ता बाद में बना, यहाँ से उसकी शुरुआत होती है और ये इलाका धीरे 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 ब्रिटिश प्रभाव में जाने लगता है। ब्रिटिश प्रभाव में जाने के कारण अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये वो पहला इलाका था जिसने को मॉडर्न एजुकेशन, लिबरल थॉट प्रोसेस, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जिसके सामने पहली बार आता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि ये इलाका हिंदुस्तान के उस दौर के सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव इलाकों में से एक के तौर पे उभरता है। हिंदुस्तान के अंदर अगर आप बात करें तो जो ये बंगाली रेनेसां की हम बात करते हैं, बंगाल का पुनर्जागरण का, जब यूरोप का पुनर्जागरण हो रहा था, हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के थ्योरी के हिसाब से अंधकार में था। बंगाल वो इलाका था जहाँ पे हिंदू कल्चर का, हिंदुज़म का, इंडियन कल्चर का पुनर्जागरण काल था। यहाँ पे कई पुरातन परंपराओं का विरोध किया गया, यंग पायनियर जैसे ग्रुप बने, बंगाल बंग सभा बनी, जुगांदर सभा बनी, आपके राजा राम मोहन रॉय बने, आपका ब्रह्मो समाज बना जिसने प्रोग्रेसिव आइडियाज़ को फॉलो करा, सती प्रथा का विरोध यहाँ से हुआ। देखिए ये जो दौर था ये बंगाल में ज़मींदारी का दौर था। ब्रिटिशर्स के दौर में बहुत सारी ज़मींदारियाँ हैं इस्टेब्लिश हुई। ये ज़मींदार प्रीडोमिनेटली ब्रिटिश सपोर्टर थे और क्योंकि इनका जो कॉन्टेक्ट था वो जो ब्रिटिश रूलिंग लीड था उससे काफ़ी अच्छा था, इस कारण जो ये इलाके थे यहाँ पर एजुकेशन उस दौर में दूसरे सूबों से बहुत बेहतर थी। और जो ब्रिटिश आइडियाज़ था उनका फ्लोज होने के कारण यहाँ एक कल्चरल रिवाइवल और जो हम कहते हैं एक रेनेसां का दौर था, जो एक पुनर्जागरण का दौर था, वो बहुत स्ट्रांगली असर्ट हुआ, जिसका नतीजा निकल के आता है कि बंगाल हिंदुस्तान के पहले सूबों में से एक था जहाँ पे रेलवे का कनेक्शन मिला। ऑल तो पहली रेलगाड़ी महाराष्ट्र में चली, उस समय महाराष्ट्र नहीं था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, पहली कैलकाटा प्रेसिडेंसी में दूसरी ट्रेन चली। इसके सिवाय पहली इलेक्ट्रिसिटी कैलकाटा में। कैलकाटा यूज्ड टू बी द ज्वेल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन इसका नुकसान भी रहा। अगर अब हम बात करते हैं कलकत्ता के कारण ये इलाका ब्रिटिशर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था और जो उसका हिंटरलैंड था जहाँ जूट हो रहा था, इंडिगो हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो ब्रिटिशर्स का फोकस शुरू से इस इलाके में। लेकिन ब्रिटिश के मिसमैनेजमेंट के चक्कर में भी इस इलाके में बहुत दिक्कत आई। जो फेमस हिस्टोरिकल फैमाइंस होते रहे, मिसमैनेजमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, जिसमें वो यहाँ का सरप्लस ब्रिटेन भेज दिया करते थे, यहाँ बड़े बड़े अकाल पड़े, इसमें 40 लाख लोग मरे, 50 लाख। पहला अकाल 18th सेंचुरी की लास्ट एरा में पड़ा और आखिरी अकाल सबको पता है बंगाल का 1940 के दरमियान का जो अकाल था, जिसमें विंस्टन चर्चिल ने हमारा जो पोर्ट्स पे खड़े जहाज़ों में जो हमारा धान भरा था वो विदेशों में भेजा और हमारे लोग भूखे मरे। बंगाल क्योंकि मॉडर्न आइडियाज़ को सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाले स्टेट्स में से था, इसी कारण वहाँ पे सबसे पहले इंडियन नेशनलिज्म का भी फोकस होता है। WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तो बंगाल से थे। बंगाल के अंदर हमारे कम्युनिस्ट आइडियाज़ बढ़ते हैं, कांग्रेस वहाँ से पैदा होती। हिंदू महासभा के लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से थे। उसी तरह मुसलमानों में भी एक फीलिंग आती है। अब होता क्या है, देखिए ज़्यादातर जो एलीट था वो हिंदू था, जॉब वाला, ज़मींदार, आप मिडिल क्लास एलीट कह लें। तो मुस्लिम्स के अंदर एक सेंस ऑफ डिप्रिवेशन आता है, देखो यार हमारी नवाबियत चली गई, अब यहाँ पे हिंदूज का रूल है, हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो जो मुस्लिम जमींदार थे उनके अंदर जो सेंस ऑफ डिप्रिवेशन था, उसका कारण से 1906-1905 में मुस्लिम लीग का जन्म होता है ढाका के अंदर। जो वहाँ के नवाब सलीमा खां थे, जो कि नवाब ढाका थे, उनके पैट्रनेज में ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली एलीट मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना चाहती थी ब्रिटिश रिजीम में। ब्रिटिश का फेवर चाहती थी कास्ट हिंदूज के ऊपर। तो बंगाल ने एक बड़ा अहम रोल प्ले किया इन क्रिएशन ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी, अ सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी। ब्रिटिशर्स को भी लग रहा था कि बंगाल बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली वॉलेटाइल स्टेट हो रहा है, जिसके और शायद उनके लिए हैंडल करना मुश्किल है। साथ के साथ हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ने के लिए 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। इसमें गौर करने की बात है, जहाँ की हिंदू इंटेलिजेंसिया ने इसका विरोध किया, पर जो मुस्लिम इंटेलिजेंसिया थी वो लार्जली इसके सपोर्ट में थी। हालांकि काफ़ी मुस्लिम नेशनलिस्ट ने इसका विरोध भी किया, लेकिन लार्जर जो मुस्लिम इंटेलिजेंसिया थी वो उस पार्टीशन के सपोर्ट में थी, बिकॉज इनको लगा कि इनका जब सूबा अलग बनेगा, मुस्लिम मेजॉरिटी जो ईस्ट बंगाल और असम था उस समय, तो वहाँ इनके पास से होगी। वहीं वेस्ट में जो हिंदूज थे उनको लगता था कि भाई जो हिंटरलैंड से इनके चले जाने से हमारा नुकसान होगा, क्योंकि जो खेती का इलाका था वो बांग्लादेश में ज़्यादा था।
तो इसको लेके वहाँ पे बंगाल की जो मूवमेंट लॉर्ड कर्जन के इस डिवीजन के बाद हुई, उसके नतीजे में 1912 में बंगाल को यूनाइटेड तो कर दिया गया, लेकिन इसे एक फ्रैक्चर मैंडेट दिया, क्योंकि जो इसके बाद मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए, इन रिफॉर्म्स में जो हम बात करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात हुई, उसने एक हमेशा के लिए जो एक बंगाली आइडेंटिटी थी उसको दो भागों में फ्रैक्चर्ड कर दिया, एक बंगाली मुस्लिम आइडेंटिटी, बंगाली हिंदू मुस्लिम आइडेंटिटी, एक बंगाली हिंदू आइडेंटिटी। अब समझने की बात है कि ये जो विभेद था ये जनता के बीच नहीं था, ये इलीट्स के बीच की लड़ाई थी, कौन डोमिनेंस असर्ट करेगा अपना बंगाल के ऊपर। अगर इसमें बात करें तो जब बंगाल को 1912 में जो एकत्रित किया गया, 1911 के दरबार में घोषणा हो गई थी, खैर उसमें असम को हिस्सा अलग कर दिया गया, और असम में बड़ा एक इशू है बंगाली लैंग्वेज का, जो हम किसी दिन बंगाली असम मूवमेंट को डिस्कस करते हुए हम ज़रूर इस पर डिस्कस करेंगे। उसने बड़ा अहम रोल प्ले किया, लेकिन जो बंगाली स्पीकिंग सिलेट का डिवीजन था उस समय भी असम में रहा, जो कि बाद में रेफरेंडम के थ्रू बांग्लादेश में गया। अब यहाँ बात चलती है कि यहाँ से हम कहते हैं मुस्लिम लीग पैर पसारना शुरू करती है बंगाल में, एक वो बंगाली आइडेंटिटी, खास करके जब पार्टीशन एनल किया जाता है, उसे खत्म किया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है, तो जो ईस्ट बंगाल का जो इंटेलिजेंसिया था, जो मुस्लिम लीग था, उसको लगता है कि हमारे साथ धोखा हुआ, हिंदू अपर कास्ट के जो लीडर्स हैं या जो इलीट्स हैं, इन्होंने हमारा हक मारा। तो इसके नतीजे में दोनों ग्रुप्स के बीच में एक एनिमिस, जो हम कह सकते हैं दुश्मनी पैदा होती है, और वो आगे चल के कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के पार्टीशन के वक्त खुल के नज़र आती है। खैर 1937 में 37 में जब लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस होते हैं काउंसिल्स के, तो कांग्रेस भली सबसे बड़ी पार्टी बनती है, लेकिन वो इलेक्शंस का मतलब वो गवर्नमेंट बनाने से मना कर देती है, और जिसके नतीजे में यहाँ पर कृषक प्रजा पार्टी, जो सो कॉल्ड एक सोशलिस्ट पार्टी दिखती थी उसमें, जिसमें भली मुस्लिम मेजॉरिटी थी, उसी गवर्नमेंट बनती है, जिसके AK फजलुल हक चीफ मिनिस्टर या उस समय के प्रीमियर जो पोस्ट हुआ करती थी वो बनते हैं। इसमें गौर करने की बात है कि भली कृषक प्रजा पार्टी मुस्लिम लीग से अलग पार्टी थी, बट फजलुल हक ने 1940 में जो लाहौर रेजोल्यूशन था, जो बात करता था ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया के अंदर दो अलग अलग यूनियन बनाने की मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स की, यहाँ बात गौर करने की, लाहौर रेजोल्यूशन में पाकिस्तान की बात नहीं थी, मुस्लिम होमलैंड्स की बात थी ईस्ट और वेस्टर्न विंग में, बट ये क्लियर नहीं था कि वो इंडिपेंडेंट होंगे या वो इंडिया के अंदर सब यूनिट्स होंगे एक फेडरेशन के अंदर। तो यहाँ एक बड़ा दिक्कत है, कई लोग कहते हैं लाहौर रेजोल्यूशन पाकिस्तान का जन्मदाता है, लेकिन लाहौर रेजोल्यूशन में पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल उल्टा हिंदू मीडिया ने अगले दिन किया था। लाहौर रेजोल्यूशन में कहीं भी वर्ड पाकिस्तान नहीं है, और इस रेजोल्यूशन को एक अहमदी, जिसे आज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रोसिक्यूट किया जाता है, उस कम्युनिटी के सर जफरुल्लाह खान, जो उस समय आप कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी हुआ करती थी गवर्नर जनरल की, उसके अंदर एक अहम पोस्ट पे बैठे हुए ब्यूरोक्रेट थे, जो बाद में पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर भी बनते हैं। खैर हम आगे आते हैं। 1946 में जो इलेक्शंस होते हैं, तब तक ये मुस्लिम लीग के पैर इस इलाके में काफ़ी बढ़ जाते हैं। जो कृषक प्रजा पार्टी थी, इसकी लीडरशिप भी शिफ्ट कर जाती है टुवर्ड्स द मुस्लिम लीग, जिसका नतीजा ये होता है कि जो इस 250 सीटों में से 113 सीटें मुस्लिम लीग को मिलती हैं, जो कि क्लियर मेजॉरिटी के तौर पे थी, क्योंकि जो हिंदू महासभा और कांग्रेस की सीट्स थी वो फ्रैक्चर्ड थी। इसके सिवाय दूसरी रीजनल पार्टीज भी थी, तो मुस्लिम लीग की एक मैंडेट, एक थंपिंग, हम कह सकते हैं एक थंपिंग स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी असेंबली में आती है। गौर करने की बात यह कि फजलुल हक की जो असेंबली, जो गवर्नमेंट थी 1940 के दरमियान, जो 1940 से 1945 चली, इसमें हिंदू महासभा ने फजलुल हक को सपोर्ट किया था, जबकि फजलुल हक ने लाहौर रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था। तो एक बड़ी कंट्रोवर्सी है, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, बट एक फैक्ट है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। हसीन सुहरावर्दी आखिरी प्रीमियर थी यूनाइटेड बंगाल। उन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि ये इलाका यूनाइटेड रहे, लेकिन उन्हीं की हरकत, जो हम कहते हैं डायरेक्ट एक्शन प्लान, जब कांग्रेस ने अपोज किया कैबिनेट मिशन को, उसके बाद जो बंगाल के पार्टीशन के पहले जो डायरेक्ट एक्शन प्लान, जिसमें बहुत बड़े दंगे और हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए, उसमें डायरेक्ट रोल इनका भी था। तो आप इनको पाक साफ नहीं कह सकते। और जो यूनाइटेड बंगाल की बात ये करते थे, इसके पीछे मेन कारण ये था कि ये चाहते थे बंगाल यूनाइटेड, क्योंकि उनको लगता था कि बांग्लादेश फिजिबल नहीं है विदाउट वेस्ट बंगाल। क्यों? क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान, जो ईस्ट बंगाल है, उसके अंदर ना इंडस्ट्रीज़ थी ना कुछ थी, सारी जूट की फैक्ट्रीज़ थी हमारी तरफ, सारा पटसन जो जूट था वो था उस तरफ, सारी इंडस्ट्रीज़ थी, हैवी मेटल से लेके माइनिंग, कोल सब इधर था, आबादी उधर थी। सारे के सारे जो बड़े सिटीज़, एजुकेशन इदारे जो थे वो, इसलिए उस समय ढाका एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था। कलकत्ता अपने आप में एम्पायर की सिटी थी, भले वो डिक्लाइन हो रही थी दिल्ली कैपिटल शिफ्ट होने के बाद, स्टिल वो एक बड़ी सिटी थी। इसका नतीजा ये निकलता है कि उन्हें बड़ी कोशिश की कि भाई यूनाइटेड बंगाल रहे, और शरद चंद्र बोस जो सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे, उनका इसको सपोर्ट भी था, जो कांग्रेस लीडर थे वो उस समय, कि यूनाइटेड बंगाल रहे। इनने कोशिश की कि अलग बांग्लादेश की आइडेंटिटी टाइप कोई चीज़ बने, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, कि जो कांग्रेस लीडर्स थे ज़्यादातर के, उन्होंने इसको अपोज किया। सिमिलरली मुस्लिम लीग ने भी इसको कोई बहुत ज़्यादा बाय नहीं किया, लेकिन जिन्ना ने सपोर्ट दिया था, जिन्ना शायद गेम खेल रहे थे, उनको लगता था कि बेहतर है कि अगर एक यूनाइटेड बंगाल भी बनता है तो भी इंडिया का तो पार्टीशन होता है। और अगेन हिंदू लीडर्स में जो डर था, उन्होंने सपोर्ट क्यों नहीं किया? उनको साफ दिखता था कि एक यूनाइटेड बंगाल के अंदर भी तो मुस्लिम मेजॉरिटी होगी, और इनडायरेक्टली भली नाम का ये यूनाइटेड बंगाल हो, बट होगा तो पाकिस्तान का सेकंड विंग। इसके नतीजे में फाइनली पार्टीशन की बात होती है, और सर रेडक्लिफ लाइन पार्टीशन होता है जून प्लान के तहत
आपके 1947 में। अब उसी वक्त यहाँ असेंबलीज़ में करारदादें पास होती जो बंगाल की असेंबली थी। अब इसमें बड़ा अजीब सिचुएशन है। देखिए 120 से 90 वोटों के फेवर में एक करारदाद पास होती है जो मुस्लिम लीग फॉरवर्ड करवाती है, जो आपका जो समय के प्रीमियर साहब थे हसीन सुहावर्दी, एच.एस. सुहावर्दी फॉरवर्ड करवाते हैं, जो कहते हैं यूनाइटेड बंगाल हमें चाहिए उस केस में अगर हम पाकिस्तान को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इसी दिन हिंदू जो मेजॉरिटी मेंबर थे वेस्ट साइड के, वो 52/20 के फेवर से ये करारदाद पास करवाते हैं कि भाई पार्टीशन होना चाहिए और हमारा हिस्सा बंगाल को ज्वाइन करेगा। फिर ईस्ट बंगाल वाले एक और करारदाद 106 से 35 के फेवर से करवाते हैं कि भैया देखो पार्टीशन नहीं होना चाहिए प्रोविंस का, इसको यूनाइटेड रहना चाहिए। और फिर वही एक करारदाद पास करवाते हैं 107 से 34 के फेवर में कि यूनाइटेड रहना चाहिए बट हमको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। फाइनली 6 जुलाई को सिलेट में रेफरेंडम होता है, जो उस समय असम का हिस्सा था, वो फाइनली बांग्लादेश को ज्वाइन करता है। वहाँ इंडियन झंडे फैला दिए गए थे, बड़े प्रॉब्लम थे, वहाँ भी रॉयट्स हुए। फाइनली बंगाल का पार्टीशन होता है और एक अलग प्रोविंस वेस्ट बंगाल हमारी बनकर निकल कर आती है। ऊपर असम का आउट होता है और इधर की तरफ आप देखें तो ईस्ट पाकिस्तान, जिसको हम बाद में कहते हैं, और उस समय ईस्ट बंगाल की जो प्रोविंस है वो निकल कर आती है। इसमें बहुत बड़ा रोल बंगाल के पार्टीशन में 1946 के रॉयट्स भी थे। कैलकाटा प्रोग्राम जिसको कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने हसीन सुहावर्दी के पुलिस को लिटरली बैरक से बाहर नहीं निकलने दिया था और बहुत बड़ी तादाद में पहले मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा और उसके बाद में रिटेलिएशन में हिंदूज़ ने मुसलमान को मारा। जो फेमस नौकाली राइट्स है जिसको शांत करवाने के लिए गांधी जी 15 अगस्त के दिन दिल्ली ना होते हुए वो वहाँ पर थे, इसकी शुरुआत भी उसी सिस्टम से होती है। देखिए हम अक्सर जब पार्टीशन की बात करते हैं तो हम पार्टीशन की बात करते हैं रेडक्लिफ लाइन की। रेडक्लिफ लाइन, सर सिसिल रेडक्लिफ जो कभी हिंदुस्तान नहीं आए थे, उनसे कहा गया आप पार्टीशन करते हैं। उन्होंने पार्टीशन किया, परिवार बांटे, शहर बांटे, घर बांटे, खेत बांटे, देश बांटा। लेकिन हम जब बात करते हैं पार्टीशन, जनरली हम बात करते हैं पंजाब की, हम इधर की बात क्यों नहीं करते? इधर इतना ब्लड शेड क्यों नहीं हुआ जैसा पंजाब में? देखिए पंजाब में जो मूवमेंट हुआ वो सडन था, एकदम से लार्ज नंबर ऑफ सिख और हिंदूज इधर आते हैं, इधर से मुसलमान जाते हैं, खूब मारकाउट होती है, ब्लड शेड होती है और पॉपुलेशन का जो शिफ्ट था वो सडनली बहुत तेजी से होता है। और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट वेल प्रिपेयर्ड रहती, जो मुसलमान ज़मीन वहाँ छोड़कर गए वो ज़मीनें एलोकेट की जाती, हरियाणा पंजाब के इलाकों में, दूसरे स्टेट्स में गवर्नमेंट इनके लिए कॉलोनीज बनाती। आज का फेमस जो हम कहें दिल्ली के पटेल नगर, राजेंद्र नगर, ये सब रिफ्यूजीज़ की कॉलोनीज थी। दूसरे शहरों में भी सभी कॉलोनीज बची। हरियाणा में जो मुस्लिम जमींदार थे उनके गाँव की जो ज़मीनें थी वो बाद में हिंदूज को दी गई। लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं होता। बंगाल में पॉपुलेशन, क्योंकि देखिए बंगाल में 3 फेजेस में हुआ। पहले फेज में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज निकल गए जिनको निकलने का मौका था। दूसरे फेज में आज़ादी के बाद में जब वहाँ की जो अपर कास्ट एलीट था, मिडिल क्लास जो इंटेलिजेंसिया था, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, छोटे व्यापारी, जब उन्हें दिखा कि यार यहाँ पर तो मुस्लिम मेजॉरिटी हो गई और बोलबाला उनका हर चीज़ में, वो निकलना शुरू करते हैं। लेकिन लार्ज आबादी जो वहाँ हिंदूज की थी उस इलाके में थी, वो नाम शूद्रास की थी, जो कि लोअर कास्ट के गरीब काश्तकार थे, जिनके पास ज़मीन के सिवाय कुछ नहीं था जो लेके वो जा सके, या ज़्यादातर तो किसी और की खेती में पट्टादारी करते थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो निकले अलग अलग फेजेस में, कुछ 1947 में निकले, कुछ 1950s और 60s में दंगे हुए अलग अलग, खासी गंदारबल का दरगाह जो 1960s में हो, गंदरबल इंसिडेंट के बाद उसमें निकले। 71 में जो पाकिस्तानी आर्मी ने जीनोसाइड किया उसमें निकले, और आज तक लगातार निकल रहे हैं। उससे कई कारण होते हैं, गवर्नमेंट का शायद बायस्ड एटीट्यूड, जो बीच बीच में लगातार दंगे होते हैं, अभी भी रिसेंटली हमने सुना था एंटी माइनॉरिटीज दंगे हुए, और उसके कारण तो फेजेस में हिंदूज का निकलना वहां से शुरू रहता है। इस कारण हम देखेंगे ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान में जो नॉन मुस्लिम्स का रेशो सडनली पार्टीशन के बाद सिंक होकर 2% तक आता है, लेकिन यहाँ वो 20% से धीरे 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 घटते हुए 8% आता है। अब इसमें कई लोग कह सकते हैं हिंदू की प्रजनन दर कम है, बिल्कुल कम है मुसलमानों से, लेकिन ये भी फैक्ट है कि वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, जिस कारण वो फेस टू फेस निकलते रहे। 71 में सबसे बड़ी तादाद में निकले। अब हम बात करते हैं ईस्ट पाकिस्तान की, जिसको उस समय ईस्ट बंगाल प्रोविंस कहा जाता था। ये सबसे बड़ी प्रोविंस थी, एरिया में कम थी लेकिन आबादी सबसे ज़्यादा थी। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, पाकिस्तान की जो टोटल आबादी थी उस समय की तकरीबन 6.5 से 7 करोड़, उसके अंदर बंगाली 4 करोड़ के आसपास बनते थे। खैर आज आबादी का रेशो अलग है, पाकिस्तान की आबादी बांग्लादेश से ज़्यादा है क्योंकि प्रजनन बांग्लादेश ने काबू कर लिया। अब भाई जाहिर सी बात है, हम 4 करोड़ हैं, हमारा कल्चर इंपॉर्टेंट है, हम तो बंगाली बोलते हैं, बट भाई पाकिस्तान किस नाम पे बना था? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, जो उनने नारा दिया, यानी इस्लाम के नाम पे। ठीक है, इस्लाम की पहचान क्या होगी? हमारी भाषा उर्दू होगी, जो पाकिस्तान के लीडर्स ने बनाया, जबकि उर्दू का कोई इस्लाम से लेना देना सच नहीं है। मेजॉरिटी मुस्लिम्स उर्दू को मेजॉरिटी में मुस्लिम्स बोलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं हर उर्दू बोलने वाला मुसलमान हो, और सिमिलरली हर मुसलमान उर्दू बोले ज़रूरी नहीं है। देखिए गौर कीजिए, आज भी पाकिस्तान की आबादी में केवल 10% लोग हैं जिनकी मातृभाषा उर्दू है, और उस दौर में रेशो तो हार्डली 2 से 3% का था। और उर्दू बोलने वाले ज़्यादातर लोग कौन थे? वो यूपी बिहार से गए वो मुसलमान, मध्य प्रदेश से गया, दक्कन से गया वो मुसलमान था, जो इंटेलिजेंसिया था, जो वहाँ के लीडर बना, लोकल नहीं था। जो हिस्से पाकिस्तान बने वहाँ कहीं भी उर्दू नहीं बोली जाती थी, बंगाल में तो बिल्कुल नहीं बोली जाती थी। और बंगाली कल्चर उर्दू से बहुत ज़्यादा पुराना। बंगाली कल्चरली अगर आप देखें, रविंद्र संगीत हो चाहे वो बाउल संगीत हो, बंगाली अपनी आइडेंटिटी से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है।
जिस कारण उसकी लैंग्वेज, उसका कल्चर पैरामाउंट है। बंगाली अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा कल्चरली वाइब्रेंट कॉम है, चाहे वो इंडिया का बंगाल हो चाहे बांग्लादेश हो। इसका नतीजा क्या निकल कर आता है, यहाँ बंगाल के अंदर बंगालीज के साथ जो आगे हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके नतीजे में बांग्लादेश बनता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फिलहाल बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट की, क्यों ऐसा हुआ। देखिए, अब पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान अपनी नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है। इंडिया ने इंक्लूसिव नेशनल आइडेंटिटी बनाई। इंक्लूसिव नेशनल आइडेंटिटी से मेरा मतलब है हमने अलग अलग कल्चर्स को अपने अंदर समाने की कोशिश की। हमने किसी के साथ भेदभाव की कोशिश नहीं की। भेदभाव हुआ, मैं नहीं कहता नहीं हुआ, बट एटलीस्ट इंस्टीट्यूशनल लेवल पे नहीं हुआ, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ। हमारी कोशिश थी कि मैं एक ऐसा संविधान बनाया जहां सबको बराबरी का हक हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, सारी भाषाओं को समान समान मिले। और नहीं मिला तो युद्ध, उसको लेकर हमारे यहाँ विरोध प्रदर्शन हुए और बाद में हमने उन लैंग्वेजेस को एड ऑन किया। हमने कभी कल्चर डाइवर्सिटी खत्म करने की कोशिश नहीं। बट पाकिस्तान को लगा कि उसे एक स्ट्रॉन्ग नेशनल आइडेंटिटी चाहिए जो एक्सक्लूसिव इन नेचर हो। आपका मुसलमान होना जरूरी है, आपका हिंदुस्तान से अलग होना जरूरी है, टू नेशन थ्री में बिलीव करना जरूरी है, और उसका एक कोर आइडिया होगा उर्दू। उर्दू और इस्लाम दो बेस होंगे हमारे, जिसके थ्रू हम अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे। बट ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट करते मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना वाज नेवर अ मास लीडर। बात के फेजेस बने 1940s के एंड में जाकर। इनिशियली ही वाज नॉट, और नॉर ही वाज अ उर्दू स्पीकर इन फैक्ट। He was more fluent in English rather than in Urdu. But again, he found Urdu can be proved as an important tool in creating a united Pakistan, which proved totally wrong. What he had done, he clearly mandated in the Constituent Assembly that Urdu will be the sole national language of Pakistan. It created a great uproar among the Bengali intelligentsia from the very beginning. What happened कि in 1948 पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिक्लेयर्ड उर्दू एज द नेशनल लैंग्वेज। इसको लेके बड़े यहाँ पे विरोध हुए और जो लीडर्स थे शहीद हुसैन सुहावर्दी और फजलुल हक ने कहा यार आप क्या कर रहे हैं, हमारा कल्चर आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगेन वही पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी उसकी नज़र में शुरू से ईस्ट के लोगों को तो बड़े नीची नज़र से देखते थे। उनको लगता था ईस्ट बंगाल है, यहाँ के लोग पूरी मुसलमान नहीं है, बराबर के मुसलमान नहीं है, हिंदूनाइज्ड बैंक। क्योंकि आप देखें अगर आप बंगाल में जाते हैं तो आप हिंदू मुसलमान के पहनावे और रहन सहन में भेदभाव नहीं कर पाएंगे। बता नहीं पाएंगे कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। मुसलमान औरतें भी टीकी लगाती हैं, सेम कपड़े पहनते हैं। आज के दौर में जरूर एक मैं बात करूंगा बाद में जब बांग्लादेश नेशनल आइडेंटिटी की, तब वो करूंगा कि क्यों चेंज हो रहा है। खैर, अगर हम बात करें कि लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, अब इसके बाद क्या होता है। 1948 में जब जिन्ना कहते हैं, पाकिस्तान के जो उस समय गवर्नर जनरल थे वो आते हैं ढाका, और ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर कर्जन हॉल में वो एक चीज़ कहते हैं कि भैया आप समझ लें आपको कोई कितना ही बरगला ले, इस देश की केवल एक ही जुबान होगी जो उर्दू होगी। उस समय वो एक लड़का वहाँ पे शेख मुजीब जो बाद में पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर बने वो भी खड़े थे। तो वहाँ से बांग्लादेशियों की चीज़ लगने लगी, भाई देखो इनका सोल एम हमारी आइडेंटिटी को खत्म करना है। और दूसरी चीज़, आप सर कहते हो कि बंगाली कैन नॉट बी क्वालिफाइड टू बी ए नेशनल लैंग्वेज, बट इसका मतलब उर्दू नेशनल लैंग्वेज, जिससे उर्दू नहीं आती हो गवार है। तो मतलब आप बांग्लादेश की मेजॉरिटी आबादी को गवार डिक्लेयर करो, जो कि जिनका खुद का एक रिच कल्चरल हिस्ट्री, जो सालों से एजुकेटेड होते आ रहे हैं उनकी खुद की लैंग्वेज में। तो कहीं ना कहीं ये जॉब्स में भी डिस्क्रिमिनेशन पैदा करेगा। पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज ने इवन 1950s के अंदर बंगाली में एग्जाम्स कंडक्ट करवाना बंद कर दिया था, जिसको लेकर यहाँ एक स्टूडेंट मूवमेंट पैदा होती है। देखिए बांग्लादेश के अंदर भी अगर आज हम देखें स्टूडेंट्स बड़े वॉलेटाइल, चाहे शाहबाग मूवमेंट हो, चाहे रोड एक्सीडेंट के बाद जो मूवमेंट हुआ तो 2018 में वो हो, स्टूडेंट काफ़ी एक्टिव। वही चीज़ तब हुई, एक अलग पार्टी बनती है अवामी लीग, जिसका फोकस होता है बंगाली आइडेंटिटी को सेफ गार्ड करना विद इन द पाकिस्तान। और यहाँ से बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट का जन्म होता है, जो आगे चल के बांग्लादेश मूवमेंट में कन्वर्ट होती है। अब बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट क्या था, इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए बड़ी अजीब है, ख्वाजा नजीमुद्दीन जो गवर्नर जनरल बनते हैं आफ्टर मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि खुद बांग्लादेश से आते थे, वो सपोर्ट करते उर्दू का एज ए नेशनल लैंग्वेज। ये दिखाती है कि जो लीडरशिप थी वो खुद ऑनेस्ट नहीं थी, वो खुद कहीं ना कहीं प्रेशर में थी वेस्ट के। फाइनली इसका नतीजा ये निकलता है कि AK फजलुल हक के लीडरशिप में एक जॉइंट फ्रंट बनता है जो कि प्रोटेस्ट करता है बंगाली नेशनल आइडेंटिटी के सपोर्ट में। फाइनली 1952 के अंदर एक बड़ी बुरी चीज़ होती है, जिसके अंदर ये होता है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे बांग्लादेश लैंग्वेज के सपोर्ट में स्टूडेंट्स, उनके ऊपर गोली चला दी जाती है, जिसके नतीजे में एक लार्ज स्केल रॉयट्स होते हैं। बट वहाँ से मेन चीज़ बांग्लादेशी आइडेंटिटी जो हम आज की कहते हैं बंगाली आइडेंटिटी है, वो क्रिएट होना शुरू होती है, और एक जो वेस्ट के साथ उनकी दुश्मनी है वो बढ़ने लगती है। अब इसके नतीजे में क्या होता है कि वो जो प्रोटेस्ट होता है, तो 21 फरवरी जिस दिन वो हुआ, 21 फरवरी को बांग्लादेश में शहीद दिवस के तौर पे मनाया जाता है। और एक बड़ा फेमस सॉन्ग है 21 फरवरी करके, कि मेरे भाइयों का रक्त आज बहा है देश की भाषा के लिए। और इसको इंटरनेशनल मदर टंग लैंग्वेज डे के तौर पर यूनेस्को ने कंसिडर किया है कि भाई मातृभाषा के लिए मरने वाले लोग अपनी मातृभाषा, अपनी मातृ जुबान के लिए मरने वाले, तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है उसी याद में। फाइनली जनता के प्रेशर में 1954 में लैंग्वेज तो बना दिया जाता है, बट जस्टिस नहीं किया जाता है। नोट पे छाप दी उर्दू बंगाली, मेरे पास पुराने नोट मेरे पास भी है जिसमें उर्दू और बंगाली दोनों में पाकिस्तान का बैंक का नाम है, रुपया छपा है। लेकिन सिविल सर्विसेज में डिस्क्रिमिनेशन जारी रहता है। फॉरेन फंड में देखिए बांग्लादेश का जो इलाका था, जो आज उस समय का ईस्ट पाकिस्तान है या जो कि ईस्ट बंगाल था, इसके अंदर अगर आप देखें
1954 के इलेक्शन के अंदर जॉइंट फ्रंट जीतता है मुस्लिम लीग को हराकर, ए फजल हक का, वो आते सी बंगाली आइडेंटिटी को प्रमोट करने लगते हैं। लेकिन जो गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद साहब, वो गवर्नमेंट को बर्खास्त कर देते हैं और उसके बाद वहाँ इस्कंदर मिर्जा आते हैं पाकिस्तान में, फिर आता है अयूब खान आते से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रोविंशियल असेंबलीज को भंग करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आते हैं। तो गवर्नर होगा, आपने असेंबलीज ही भंग कर दी, अब कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, प्रेसिडेंट और उसके जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो इलेक्ट्रेट कॉलेज है, जो रबड़ स्टैम्प कॉलेज है, इलेक्ट्रल कॉलेज, वो चलेगा और उनकी बात मानेगा। तो अयूब खान ने आते से ही जो बंगाली लैंग्वेज था उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू किया। लेकिन मान चीज समझिए, पाकिस्तान में मिलिट्री एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और आपको जान के आश्चर्य होगा पूरी पाकिस्तान की सिविल सर्विस में केवल 15% बंगाली थे, जो कि आबादी का 60% के करीब बनाते थे। सिमिलरली आर्मी में केवल 10% बंगाली थे, और उनमें से भी हायर पोस्ट पे हार्डली 1 से 2% बंगाली थे। तो आपकी जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो मुल्क पे राज कर रहा है, उसमें तो आप है ही नहीं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके साथ जस्टिस होगा। इसके नतीजे में बांग्लादेश के अंदर जो एक सेंस ऑफ डिप्रिवेशन है वो बढ़ता है। बांग्लादेश जो है वो जो बांग्लादेश बना बाद में, जो ईस्ट पाकिस्तान है, वो उस समय पाकिस्तान की जीडीपी का सबसे बड़ा शेयर निकालता था। मेजॉरिटी एक्सपोर्ट्स जो थे पाकिस्तान के, वो उस समय के टी और जूट जो था वो ईस्ट बंगाल से निकलता था, जो बाद में वेस्ट पाकिस्तान कहलाया जब प्रोविंशियल असेंबली खत्म की, उधर वेस्ट पाकिस्तान, वहाँ सिंध विंध पंजाब खत्म कर दे, इधर बंगाल की यूनियन खत्म कर दी, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बन गए। ईस्ट पाकिस्तान से निकलता था, लेकिन जो खर्चा होता था हार्डली वो 20% के आसपास था, तो ये जस्टिफाई नहीं था। सिविल सर्विस में आपका रिप्रेजेंट इवन मजाक उड़ाया जाता था। एक बड़ा मैं किस्सा सुनाना चाहूँगा, ये मैंने एक टीवी में सुना था, जो हसन मीर नहीं, जो पाकिस्तान में बड़े फेमस पत्रकार हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने सुनाया था कि एक मीटिंग हो रही थी जिसमें ईस्ट और वेस्ट इकट्ठे थे, कुछ फंड आना था यूनाइटेड नेशंस की ओर से टॉयलेट्स बनाने के लिए। तो जब ईस्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बोला कि भाई प्लीज़ मतलब आप ये कर दीजिए कि हमें भी कुछ टॉयलेट्स दे दीजिए, बोले तुम टॉयलेट का क्या काम करोगे, तुम तो बंगाली हो, जाके केले के पेड़ों के पीछे के पॉटी करो, केलों के पत्तों से साफ करो। आप बोले सर क्या बात करें, बट ये रियलिटी है कि तुम्हें क्या जरूरत है, तुम कौन सा मॉडर्न सिविलाइजेशन में आते हो। दूसरा केस है कि जब जनरल टिका खान को मिलिट्री गवर्नर बना के लेट 70s में भेजा गया, उन्होंने बयान दिया कि भाई मैं बंगालियों की नस्लें बदल दूंगा, मतलब मैं इनकी ब्लड लाइन बदल मारूंगा। उसी समय उनका जो एडीसी था, एक बंगाली मेजर था, वो जाता है और अपने को शूट आउट कर लेता है। वो खुद को कितना ऐसा है महसूस करता है कि मैं कैसी फौज में हूँ जो मेरे लोगों की नस्ल बदलने की बात करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर हम आगे बढ़ते हैं। इसका नतीजा होता है 1966 में शेख मुजीबुर रहमान की जो अवामी पार्टी है, वो 6 पॉइंट एजेंडा, 6 पॉइंट एजेंडा क्या था, वो ऑटोनॉमी की बात करता है। वो कहता है भाई इधर तुम इधर हम, फेडरेशन केवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट को केवल डिफेंस देखेगी बस ऑफ फॉरेन रिलेशन, जो प्रोविंसेस हैं उधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ये फ्री होंगे अपनी खुद के अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज बनाने के लिए, अपनी करेंसीज को मैनेज करने के लिए, अपने फॉरेन कैश को मैनेज करने के लिए, अपने फॉरेन ट्रेड को मैनेज करने के लिए, इवन अपने कुछ हद तक फॉरेन रिलेशनशिप्स को भी पड़ोसियों के साथ मैनेज करने के लिए। अब बात यह आती है कि जो ईस्ट का हिस्सा था वो इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे चाहता था, बिकॉज उसका ट्रेड लिंक उसके साथ था, बट वेस्ट ऐसा नहीं चाहता था। तो इस कारण भी दिक्कतें आई। फाइनली बाद में बाद में अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस में शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया। इलेक्शंस होते हैं 1970s में, जब याह्या खान आते हैं और वो कहते हैं कि मैं इलेक्शंस करवा के डेमोक्रेसी लाऊंगा, तो उसके अंदर जो थंपिंग मेजॉरिटी आती है अवामी लीग की, वो 167 सीटें जीतती है, 169 जो बंगाल के लिए एलोकेटेड थी उसमें से, और साथ में जो नेशनल पार्लियामेंट है उसमें भी उसकी फुल मेजॉरिटी आती है। अब कायदे से पीएम उन्हें बनना था, लेकिन वह भुट्टो जी अड़ गए। भुट्टो कहते हैं नहीं, हम पावर शेयर करो मेरे साथ। अब तुम कह रहे हो डेमोक्रेसी है, मेजॉरिटी का रूल है, तो मेजॉरिटी तो बंगालीज की है ना, उनके पास इलेक्टेड सीट्स आप दें। पाकिस्तान फ्रैक्चर मैंडेट था, उधर पीपल्स पार्टी जो कि आर्मी से सपोर्टेड होकर उठी थी, भुट्टो की उसे इतनी मेजॉरिटी नहीं मिलती, वो 70s के आसपास सीट्स पे थी, लेकिन वो कहती मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है या आप मेरे साथ पावर शेयर करें। इसको लेकर टसल होता है। फाइनली जो असेंबली की मीटिंग थी वो हो ही नहीं पाती। ढाका में उस समय नेशनल असेंबली की सीट थी पाकिस्तान के, वो मीटिंग ही नहीं हो पाती। और इवन भुट्टो ने धमकी दी थी वेस्ट पाकिस्तान के उन लीडर्स को कि अगर आप असेंबली का सेशन अटेंड करने वहाँ जाएंगे ना, आपके पैर तोड़वा दिए जाएंगे। इसके नतीजे में फाइनली ये होता है कि 1971 के अंदर 26 मार्च को डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम कर दिया जाता है, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लेती है। जब अरेस्ट और इसकी शुरुआत कैसे होती है, सबसे बुरा 25 मार्च को होता है। 25 मार्च 1971 को आर्मी ने जनरल टिका खान को मिलिट्री गवर्नर बना के भेज दिया, और उनके अंडर में बहुत बड़ा जो रिप्रेशन होता है, उनको वो ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के मारना शुरू करते हैं, अरेस्ट करना शुरू करते हैं जो लगते हैं कि उन्हें एंटी पाकिस्तान है या प्रो मुक्ति वाहिनी है या प्रो लिबरेशन है। इसके नतीजे में क्या होकर आता है, सिविल वॉर की शुरुआत होती है और जिनोसाइड, इसमें करीबन 30 लाख लोग मारे गए कई सोर्सेस के, 3 से 30 लाख के बीच, अलग अलग आप डिपेंड करता है, पाकिस्तानी सोर्स मारते हैं, बांग्लादेशी सोर्स मारते हैं, यूएन सोर्स मारते हैं। लाखों औरतों का रेप हुआ, इंस्टीट्यूशनल रेप हुआ, पाकिस्तानी आर्मी ने रेप किया, फैक्ट है। मर्डर्स हुए, हिंदूज को मारा गया, इंटेलिजेंसिया मुसलमानों को मारा गया, प्रोफेसर्स को मारा गया, डॉक्टर्स को मारा गया। इनका मानता है कि बांग्लादेश के जो टॉप लीडर ने खत्म कर दिया। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ऑपरेशन सर्च लाइट, जिसमें लिटरली ढाका यूनिवर्सिटी, जो सबसे वाइब्रेंट यूनिवर्सिटी थी उस समय ईस्ट की, उस पर
लिटरली टैंक्स अटैक किया गया, हिंदू हॉस्टल्स को मारा गया, जो प्रोफेसर थे उनको उनके घर से निकाल कर उनके घर के पीछे मारा गया। इसकी वीडियो नेट पे आपको मिल सकती है। अमेरिकन जो काउंसलेट थे उसमें इसके जो एक डिप्लोमेट थे उन्होंने जो ब्लड टेलीग्राम यूएस में भेजा, जो बड़ा बाद में फेमस हुआ, इसमें बताया गया कि यहाँ कर क्या रही पाकिस्तान एनिमी। और देखिए दुनिया आंख मूंद के बैठी है, अमेरिका कोल्ड वॉर चल रहा है ना, पाकिस्तान तो आपका अलाय है, आप कुछ नहीं बोलेंगे, अमेरिका ने कुछ नहीं किया। खैर इसके नतीजे में आप देखें फ्रीडम डिक्लेयर होती है, शेख मुजीब अरेस्ट हो जाते हैं, प्रेशर बिल्डअप होना शुरू होता है, लाखों लोग इंडिया में एंटर करते हैं, रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ता है, इंडिया कोशिश करता है इस मामले को सुलझाया जाए थ्रू डायलॉग्स, वो यूएन से अपील करता है, इंडिया यूके से अपील करता है, अमेरिका से अपील करता है, दुनिया भर में फेवर का माहौल बनाने की कोशिश करता है, इंडिया बंगालीज का जो बेचारों का सप्रेशन होता है उसके फेवर में, लेकिन अमेरिका वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन इट, सिमिलरली वॉज द बेस्ट। फाइनली इंडिया मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट करना शुरू करता है। मुक्ति बाहिनी कौन? वो इरेगुलर गुरिल्लाज जो कि गांवों से निकल कर आए, जो पाकिस्तानी आर्मी और खासकर जो उस समय का ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स हुआ करता था, जो आप बाद में बंगाल राइफल्स बना, जो उस समय हमारी बीएसएफ की तरह बॉर्डर रेंज, उससे जो निकल कर आए, जो उससे जो म्यूटिनियर्स निकले, उन्होंने जो डेजर्टर्स निकले, उन्होंने जो एक ग्रुप फॉर्म किया, जिन्होंने उस समय बंगाल को 11 सेक्शन में बांटा, अलग अलग कोर कमांडर्स निकले, जिसमें से एक जो थे आपके मेजर जनरल जो उस्मानी थे, वो तो खैर आर्मी चीफ थे, उस सो कॉल्ड मुक्ति बाहिनी के हेड थे, लेकिन ज़ियाउर रहमान जो बाद में प्रेसिडेंट बने वो भी उसके अंदर एक एरिया के कोर कमांडर था, इवन एक कोर को हिंदू कमांडर लीड करता था। तो ये एक आइडेंटिटी, बंगाली आइडेंटिटी थी भाई, एक कॉमन यूनाइटेड कॉज है। कलकत्ता में ऑल इंडिया रेडियो के केंद्र से जो बंगाली आर्टिस्ट थे वो बंगाली नेशनलिज्म के सॉन्ग्स प्रेषित करते थे, रविंद्र संगीत बजाया। अच्छा देखिए पाकिस्तान ने जब आइडेंटिटी को दबाया, रविंद्र संगीत बंगाली आइडेंटिटी का बड़ा अहम रोल है, बट पाकिस्तान ने उसको भी बैन कर दिया क्योंकि वो चाहता था कि उनको लगता था रविंद्र संगीत हिंदू संगीत है, नहीं हम नहीं बजा रहे थे। तो लेकिन बंगाल का जो फ्रीडम का जो सॉन्ग बना अमार सोनारा बंगला, वो क्या, वो रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव द्वारा लिखा गया सॉन्ग था, जो बाद में नेशनल एंथम बना। खैर इसके नतीजे में 1971 में फाइनली हमारे पे पाकिस्तान अटैक करता है 4 दिसंबर को। इंडिया इसका जवाब देता है 2 दिसंबर को, वो हमारे अलग अलग पोर्ट्स पे अटैक करता है। उसके नतीजे में हमारे अलग अलग पोर्ट्स पे अटैक करता है। उसके नतीजे में क्या होता है? उसके नतीजे में ये होता है कि फाइनली इंडिया डिक्लेयर कर देता है वॉर पाकिस्तान के ऊपर। 14 दिसंबर को पाकिस्तान सरेंडर करता है। 1971 में बांग्लादेश का उदय होता है। वो मैसिव वॉर थी, मैसिव सरेंडर था। तकरीबन 1 लाख के आसपास पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर करते हैं। ढाका के अंदर मिस्टर अरोरा जो थे, जनरल अरोरा, उनके लेफ्टिनेंट जनरल अरोरा, उनके सरबराही में फ़ौज घुसती है, सरेंडर होता है। ढाका का जो मेन परेड ग्राउंड है वहाँ पर, वो एक हिस्टोरिकल फोटो है, सबने देखा होगा। खैर बांग्लादेश का जन्म होता है और यहाँ से हमारी हिस्ट्री आगे बढ़ेगी। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश का क्रिएशन, उसकी आइडेंटिटी फॉर्मेशन, जो बंगाली वर्सेस बांग्लादेशी आइडेंटिटी, और किस तरह से वो इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप को इम्पैक्ट डालती है। थैंक्स।